हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग सबके लिए लाए हैं वीडियो नंबर 4। जो जैसा आप सब जानते हैं हम लोग का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग वंदना क्वेश्चन सीरीज के सभी एक एक क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए ला रहे हैं। तो प्लीज आज की सीरीज को देखने से पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड आपके इस वीडियो के थ्रू जुड़ चुके और अपने प्लेटफॉर्म आने वाले एग्जामिनेशन की एक बेहतरीन तैयारी कर सके। तो आइए आज का हम वीडियो नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग वीडियो नंबर 3 में अभी तक 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए क्रिस्टल केटायन एंड एनायन आर हेल्ड टुगेदर। कहने का सेंस यह है कि कोई एक क्रिस्टल लैटिस है जिसमें एनायन है और केटायन है, वो एक दूसरे से किसके थ्रू बदते हैं। आप जानते हैं जब कभी भी एनायन और केटायन की बात आए, एनायन मीन्स क्या होता है? एनायन कहने का सेंस है ईच नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड एनायन एंड ईच पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड केटायन। और जब कभी भी आयन और केटायन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब कभी भी कोई भी आयन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़ेंगे तो कैसा बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और इसी आयनिक बॉन्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। आइए हम अपना ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड कोवेलेंट फोर्स। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा कि इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियर फोर्स और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। अभी जैसा हमने बताया कि जब कभी एनायन और केटायन की बात आएगी वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर एग्जांपल की बात करें, जो NaCl होता है, NaCl में क्या होता है? ये एक आयनिक क्रिस्टल है। आप जानते हैं NaCl कॉमन सॉल्ट होता है, जो जिसमें Na आप देखेंगे इसको Na+ और Cl- के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी भी आप NaCl को इस बॉन्ड के थ्रू नहीं रिप्रेजेंट करें। क्यों? क्योंकि जब आप इस बॉन्ड के थ्रू तो यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन है। कभी भी आयनिक बॉन्ड, देखिए बॉन्ड क्या होता है कि ये बॉन्ड करने का सेंस हम एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बट क्या होता है कि जब यहाँ पे आप कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जब आपस में आते हैं, आप एक दूसरे के पास इंटरेक्शन कराएंगे तो ये क्या होता है? एक फोर्स के थ्रू बच जाते हैं। देखिए किसी प्रकार का इन दोनों के बीच इंटरेक्शन ही हम एक इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ये। तो जो बॉन्ड होता है इन लोगों पे ये क्या, ये एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फोर्स शो करते हैं और जब अट्रैक्शन आएंगे तो एक निश्चित डिस्टेंस के बाद क्या होता है? एक दूसरे के पास नहीं आते। तो उसी बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार। और कभी भी आप आयनिक क्रिस्टल को, कभी भी जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड जहां जहां भी बनते हैं, आप उनको आयनिक बॉन्ड को कभी भी हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जब भी आप आयनिक बॉन्ड देखेंगे वो क्या होंगे? Na+Cl2, या आप देखेंगे दूसरा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी ये भी क्या होता है कि इसमें भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो है 42। क्वेश्चन नंबर 42 के इन द फॉलोइंग मेटल विच वन हैज लोवेस्ट प्रोबेबल इंटर एटॉमिक फोर्सेस। कहने का सेंस है कि लोवेस्ट इंटर एटॉमिक फोर्सेस। कहने का यहां पे कोई ऑप्शन है कॉपर, सेकंड ऑप्शन है सिल्वर, नेक्स्ट है जिंक और लास्ट है मरकरी। अब कहने का सेंस है कि इसमें कौन सा कंपाउंड होगा, जो कौन सा मेटल होगा जिसके बीच इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होगा? सबसे कम होगा। सबसे पहले बात, हम इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या होते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्स कहने का सेंस है कि जो मेटल के बीच जब कोई प्रकार का फोर्स लगता है उस एटम के, कहने का सेंस जैसे अगर यहाँ पे हम कॉपर ले लें और कॉपर ले लें, यहाँ पे जैसे कॉपर, कोई कॉपर का मेटल होगा तो कॉपर का मेटल करने का सेंस वह मेटल पूरा कंप्लीटली किससे बना होगा? कॉपर से। जब वो कॉपर से बना होगा तो वहां पे कॉपर के एटम होंगे और एक एटम दूसरे एटम के थ्रू एक बॉन्ड के थ्रू बंधे होंगे, तो
उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, और जो अट्रैक्शन होगा उसी अट्रैक्शन को, जो एटम एटम के बीच अट्रैक्शन होगा उसे इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन या इंटर एटॉमिक फोर्स के थ्रू वो बधे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर कॉपर, यहाँ पे सिल्वर एजी एजी, और यहाँ पे जिंक आपको मालूम है। और मरकरी जो होता है, मरकरी एक ऐसा है जो हमें लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कैसे पाए? लिक्विड। जबकि आप देखते हैं कॉपर, सिल्वर और जिंक ये सब आपको सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये किसके फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड के फॉर्म में। और मरकरी आपको लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसी वजह से, और ये आप जानते हैं जब कभी भी सॉलिड होता है तो सॉलिड के बीच में एटम्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड के जो एटम्स होते हैं वो भी एक दूसरे से बंधे होते हैं, लेकिन सॉलिड के कंपेयर में उनकी बॉन्ड क्या होते हैं? लूज होते हैं, उनके बॉन्ड लूज। और गैस के केस में क्या होता है? गैस के बॉन्ड तो एकदम लूज होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो सॉलिड कॉपर, सिल्वर, जिंक है इसमें क्या होता है? सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए जो इनका इंटर एटॉमिक फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा। और मरकरी क्या है? ये लिक्विड के स्टेट में पाया जाता है, इसलिए जो इनके बीच, जो इनके एटम्स के बीच बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? वीक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। आइए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मेल्टिंग हैलाइड, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कर रहा है। कुछ आपके हाईलाइट दिए जैसे NaCl, सेकंड है NaBr, नेक्स्ट है NaF और नेक्स्ट NaI। अब ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट कहने का सेंस है कि कोई चीज मेल्ट कर रहा है। मेल्ट करने का सेंस क्या है? उसकी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। बॉन्ड की जब ब्रेकिंग, बॉन्ड क्या होगा? लूज होगा, तभी तो मेल्ट होगा। तो अब बताइए सबसे पहले हमें इसमें हाईएस्ट बात कर रहा है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसमें सबसे ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी किसी की बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो आप NaCl, NaBr और NaF, NaI, तो हमें कंपेयर करना होगा। तो कंपेयर करने के लिए आप देखेंगे कि जिसका बॉन्ड सबसे क्या होगा? छोटा होगा, उसको हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे NaCl, तो यहाँ पे देखिए हर जगह ये सोडियम ही है यहाँ पे, और नेक्स्ट क्या है? Cl है, Br है, फ्लोरीन है और आयोडीन है। आपको मालूम है फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी, उससे बड़ी क्लोरीन, उससे बड़ी ब्रोमीन, उससे बड़ी आयोडीन। तो अगर यहाँ पे अगर हम बॉन्ड की बात करें तो जो NaF की बॉन्ड होगी वो सबसे छोटी बॉन्ड होगी, उससे बड़ी बॉन्ड NaCl, उससे बड़ी बॉन्ड NaBr और उससे बड़ी बॉन्ड किसका होगा? NaI। तो अब आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी? मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा NaF की होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। इन सॉलिड ऑर्गन द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। क्वेश्चन नंबर 43 मिस हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 44 था आपका। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि आपको जो सॉलिड ऑर्गन है, क्या है? सॉलिड ऑर्गन है। तो बोल रहा है इनके जो ऑर्गन के मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऑर्गन के जो स्पीसीज होते हैं वो एक दूसरे के किस बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए होते हैं। आपका ऑप्शन क्या है? आयनिक बॉन्ड, नेक्स्ट है वंडर वाल बॉन्ड, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड, नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक फोर्स। अब आपको मालूम होना चाहिए जब कभी भी आर्गन कैसा एलिमेंट है? आर्गन हमारा एक नोबेल गैस है। क्या है? नोबेल गैस है, जो जीरो ग्रुप एलिमेंट है, जो जीरो ग्रुप का एलिमेंट है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी जीरो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, आपके नोबेल गैसेस होते हैं, उनके बीच वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वंडरवाल बॉन्ड पाया जाता है। तो जो आर्गन के स्पीसीज होंगे, जो आर्गन के सॉलिड होंगे, वो किस बॉन्ड के थ्रू बंधे होंगे? वो कैसे बॉन्ड? वंडरवाल बॉन्ड के थ्रू बंधे होंगे। चाहे आप आर्गन का स्पीसीज ले लीजिए, अब देखिए जीरो ग्रुप हीलियम होता है, नियोन होता है, ऑर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है और रेडॉन होते हैं। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो किसके थ्रू बंधे होंगे? ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बंधे होंगे। ये आपके क्या है? आप कह सकते हैं ये 18th ग्रुप एलिमेंट है, 0th ग्रुप एलिमेंट है, आपके नोबेल गैस है। हाँ, ये आपके क्या है? ये सब आपके नोबेल गैसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनहांस फोर्स ऑफ कोहेशन इन ए मेटल इज ड्यू टू। कहने का सेंस है कि मेटल में जो फोर्स होता है
उसको हम इनहांस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन है इनहांस फोर्स ऑफ कोहेशन इन ए मेटल ड्यू टू, ऑप्शन पहला क्या है, कोवैलेंट लिंकेज, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज, नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड, लिंकेज ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कहने का सेंस जब कभी भी मेटल होगा, मेटल देखिए मेटल में क्या होता है, जैसे आप अब यहाँ पे अगर हम कर लें कॉपर मेटल की बात कर लें या आप किसी भी मेटल की बात करेंगे, तो जो एक मेटल होते हैं, मेटल में क्या होता है, जब ये मेटल होते हैं एक मेटल दूसरे मेटल के थ्रू किसके थ्रू बदलते, एक बॉन्ड, वो बॉन्ड कौन सा होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है कि जब आप देखते होंगे कोई भी मेटल होगा, आप उस पे हैमर के द्वारा क्या करते हैं, बीट करते हैं, तो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो पतला होता चला जाता है, तो वो थिन शीट में चेंज होती चली जाती है। तो उसमें होता क्या है, तो वो जो एक मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह अपना चार्ज क्या होता है दूसरे मेटल के ऊपर ट्रांसफर करता है। तो वहां करने का मतलब जो हमारे मेटल में चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मोबाइल फेज में होते हैं। जो हमारा मोबाइल फेज करने का, मोबाइल मीन्स होता है मूवेबल, जैसे हम मोबाइल से एक आदमी से दूसरे आदमी से बात करते हैं, तो किसी वन पर्सन से दूसरे पर्सन में जब बात करते हैं तो हमारी बातें क्या होती हैं, हमारी एक आवाज दूसरे आदमी के पास चली जाती है और उसकी आवाज हमारे पास आ जाती है। तो क्या होता है, एक दूसरे के बीच मोशन होता रहता है, एक मूवमेंट होता है। और अब यहाँ पे भी आप जैसे कभी भी आप कॉपर का क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप यहाँ पे Cu2 प्लस 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 Cu2 प्लस। अब आप देखेंगे जब आप इसका स्ट्रक्चर, जब आप हैमर के थ्रू इसको बीट करेंगे तो जो इसकी एनर्जी होगी, जो इसका चार्ज होता है, वो क्या होता है, ऐसे ऐसे फैलना शुरू कर देता है और ये चार्ज अपना यहाँ से, और जिसकी वजह से ये थिन स्टेट में बदलता चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इनका इनहांस होता है, फोर्स एनर्जी होती है, तो वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो क्या होते हैं, मोबाइल फेज में होता है, एक दूसरे चेंज होते चला जाता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46। Question number, which one of the following substance consists of small discrete molecules? NaCl, graphite, copper, और next dry ice. Question, which of the following substance consists of small discrete molecule? Small discrete molecules. कौन सा मॉलिक्यूल, स्मॉल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, कौन सा स्पीसीज जो है इसमें NaCl है, ग्रेफाइट है, कॉपर, ड्राई आइस है, कि स्मॉल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स को कंटेन कर। आप जानते हैं ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस करने का सेंस है सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, सॉलिड CO2 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सॉलिड ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो जो सॉलिड आइस CO2 होता है वो क्या होता है कि वह एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में। तो इसीलिए स्मॉल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है, ड्राई आइस, सॉलिड CO2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच हैज वीकेस्ट बॉन्ड, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, व्हिच हैज वीकेस्ट बॉन्ड, डायमंड, नेक्स्ट है नियॉन जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, नेक्स्ट है KCl, नेक्स्ट है आइस। अब आप देखिए क्वेश्चन आपको पूछ रहे विच कंटेन वीकेस्ट बॉन्ड, आपको मालूम होना चाहिए। जितने भी हमने बताया कि नियॉन कैसा है, जीरो ग्रुप का एलिमेंट है, जीरो ग्रुप का एलिमेंट है, 18th ग्रुप का एलिमेंट है, हाँ 18th ग्रुप का एलिमेंट है। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, क्या जानते हैं, नोबेल गैस, हाँ इसको नोबेल। और हमने बताया कि ये सब बॉन्ड किसके, वंडर वाल बॉन्ड के थ्रू बदलते, किसके थ्रू, वंडर
वाल फोर्स के थ्रू या वंडर वाल बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं। और कल हमने आपको एक ट्रेंड बताया था जिसमें सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड, देन कोवैलेंट बॉन्ड, देन मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक, देन हमने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड, देन वंडर वाल बॉन्ड, वंडर वाल बॉन्ड। अब आप जान सकते हैं कि जहां पे वंडर वाल बॉन्ड पाया जाएगा वो सबसे वीक बॉन्ड होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो नियॉन होगा वो क्या होगा, सबसे वीक सॉलिड होगा। डायमंड, डायमंड में कैसा कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। आप जानते हैं डायमंड सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। तो ये डायमंड होता क्या है, ये कार्बन का एक क्या है, एलोट्रॉप है। कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप है। KCl और आइस आप जानते ही हैं। तो इसमें जो होता है हमारा जो नियॉन होता है वो कैसा होता है, उसके पास वंडर वाल फोर्स होने की वजह से ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीलियम, HCl, NH3 एंड H2O। अगेन आप जान रहे हैं कि सबसे वीकेस्ट हीलियम का है कि कौन सा सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अभी हमने आपको बताया था जीरो ग्रुप का सीरीज, जिसमें हमने आपको बताया था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडान। ये सब हमारे क्या है, जीरो ग्रुप के एलिमेंट है। और ये सब क्या कंटेन करते हैं, वंडर वाल बॉन्ड करते हैं। और वंडर वाल क्या होते हैं, सबसे वीक बॉन्ड होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हीलियम होगा उसके पास क्या होगा, वंडर वाल फोर्स होगा। और वंडर वाल फोर्स जितने भी एलिमेंट कंटेन करते हैं वो सबसे जगह आते हैं, वीक होते हैं। और ऑप्शन के पास में जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लिसरॉल हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग देयरफॉर इट इज। ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल कह रहा है कि ग्लिसरॉल के पास क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है ग्लिसरॉल के पास। तो अब कहने का मतलब रीजन क्या है, फर्स्ट ये क्या होता है, स्वीट होता है, स्वीट। नेक्स्ट क्या है, रिएक्टिव। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोसिव। और लास्ट क्या है, विस्कस। अब कहने का मतलब है विस्कस ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल के पास क्या स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। जितने भी ग्लिसरॉल होते हैं, ग्लिसरॉल क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और विस्कस सॉलिड होते हैं। ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और विस्कस सॉलिड होते हैं, विस्कस सॉलिड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका यूज ग्लिसरॉल का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसको हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे फूड को कंजर्व करना है तो हम उसमें, और जितने भी बिवरेज ड्रिंकेज होते हैं, बिवरेज ड्रिंकेज, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये रहा ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 50, एमंग द फॉलोइंग द वीकेस्ट वन इज। क्वेश्चन फिर है कि मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, नेक्स्ट है वंडरवाल बॉन्ड, नेक्स्ट बात करें हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। पूछ रहा है कौन सा इसमें वीक होगा। अब इसमें बताने की जरूरत है ही नहीं, वंडरवाल बॉन्ड क्या होता है, सबसे वीक बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 52, इन द फॉलोइंग विच वन molecule are possess electrovalent, covalent and coordinate bond। आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स दिए जा रहे हैं जिसमें पूछ रहा है कौन सा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड रखा होगा। जैसे HCl, नेक्स्ट है NH4+, सेकेंड है Cl- और नेक्स्ट है H2O2। आपको मालूम है HCl, H और Cl। NH4 का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाइट्रोजन क्या होता है आपको मालूम है,
लेकिन जब ये चौथा बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और पॉजिटिव चार्ज का भी आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन के पास जनरली अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, क्योंकि ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इस नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसकी वजह से यह पेंटावैलेंट वैलेंसी नहीं शो करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाई नाइट्रोजन डज नॉट शो पेंटावैलेंट वैलेंसी बट फास्फोरस शो। फास्फोरस पेंटावैलेंट वैलेंसी शो करता है बट नाइट्रोजन नहीं करता। तो रीजन यही है कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से पेंटावैलेंट वैलेंसी नहीं शो करता, और जबकि फास्फोरस के पास पेंटावैलेंट वैलेंसी डी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए वो पी ऑर्बिटल पेंटावैलेंट वैलेंसी को शो करता है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो नाइट्रोजन ने 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर, और ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और वो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट ये आपका बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन की अगर आप बात करेंगे तो Cl माइनस के फॉर्म में है, तो ये भी आयंस के ही फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट H2O2, H2O2 का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, H2O2, ये देखिए H2O2 का ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, कहने का मतलब कौन सा कंपाउंड, HCl है, NH4 प्लस है, Cl माइनस है एंड H2O2 है, सभी बॉन्ड को कंटेन किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो NH4 प्लस है इसके पास देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्यों इलेक्ट्रोवैलेंट है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाने की वजह से इसके बीच एक प्रकार आयनिक बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, और आयनिक बॉन्ड को ही हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। मैक्सिमम लोग पूछते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जब कभी भी एक ही एलिमेंट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को किसी थर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, तो जब बॉन्ड बनता है उसे हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एग्जांपल बताएं, जैसे ही है और जब बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बी ए क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज शेयर करते हैं तो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, देखिए अगर कभी भी ए दोनों इलेक्ट्रॉन को फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे ए भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बी भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब दोनों स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो वहां पे कैसा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और जब कभी भी एक ही स्पीसीज दोनों बॉन्ड को क्या करेगा, शेयर करेगा, तो वहां पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही डिफरेंस होता है कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवैलेंट बॉन्ड का प्रकार होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जैक्ट कंप्लीटली कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता, वो एक उसी के प्रकार का होता है, उसी का टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अपने। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है, बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट, आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा। जैसे अगर हम बात करें CH4, KCl, SO2 एंड NaOH। अब यहां पे पूछ रहा है कि किसमें बोथ आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अगर यहां पे बात करें, ये आपका क्या हो गया, CH4 हो गया, KCl, यहाँ पे K प्लस Cl माइनस के फॉर्म में होगा, और SO2, और जब NaOH की स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, अगर यहाँ पे बात करें तो अब यहाँ पे इसके 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर होगा Na प्लस OH माइनस, जहां पे आपको आयनिक बॉन्ड मिलेगा, और नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर इसी स्ट्रक्चर को Na प्लस और O और H के फॉर्म में, तो यहाँ आपको मिलेगा क्या मिलेगा, कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे आपको क्या मिला, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे आपको क्या मिला, आयनिक बॉन्ड। आप बता सकते हैं कि जो NaOH है उसमें को आयनिक बॉन्ड भी है और क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। बट इन SO2 में क्या है, ये दोनों क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और अगर हम बात करें KCl में, इसमें क्या है, आयनिक बॉन्ड है, और इसमें क्या है, ये भी हमारा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। जो सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वो आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है वो किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज एक्कम्पनाइड बाय। देखिए कभी भी किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता क्यों है, तो आप जानते हैं जब भी किसी भी कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसकी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। सबसे पहली बात, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो बॉन्ड का फॉर्मेशन जो भी हाई एनर्जेटिक एलिमेंट होंगे, हाई एनर्जेटिक एलिमेंट की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, तो क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे। वो हाईली क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे। और जब हाईली रिएक्टिव होंगे ये क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ये क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, और जब रिएक्शन करेंगे तो अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। और जब रिएक्शन करेंगे तो जब एनर्जी को लॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल बन जाएंगे। ये क्या बने, हाई एनर्जी अनस्टेबल। जितने भी स्पीसीज होते हैं, जितनी ज्यादा एनर्जी जिसके पास होती है वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होता है, और जिसके पास जितनी कम एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल और स्पीसीज उतनी ही ज्यादा स्टेबल होता है। नॉर्मल लाइफ में आप एग्जांपल देखिए, जैसे अभी हम लोग हैं, अगर कोई हमको 2-4-5 हजार रुपए दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेशन में जाते हैं और चले जाएंगे, उसको क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो हम दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, कहीं और जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, सब कुछ करेंगे। जब तक पैसा रहेगा तब तक हम लोग के पास क्या, एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होगी तो हम पैसे जैसे जैसे खर्च करते जाएंगे हमारी एनर्जी कम होती जाएगी, और जब सारा पैसा खत्म हो जाएगा हम क्या हो जाएंगे, फिर जैसे जिस स्टेट में पहले थे उसी स्टेट में पहुंच जाएंगे, एकदम नॉर्मल। क्यों, क्योंकि जब जो एनर्जी हमको पैसे के थ्रू मिली थी, हमने पैसा जब था हमने फ्रेंड के साथ उसको क्या किया, एंजॉय कर दिया, कपड़े खरीद लिए, सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद जो पैसे खत्म हो गए हम क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो स्टेबल होने का मतलब अब आप जिस स्टेट में थे आपकी जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई, वो एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई, अब आप पुराने स्टेट में आ गए। तो कहने का मतलब कि कभी भी आप स्टेबल कब होंगे, स्टेबल तभी होंगे जब आप अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होंगे। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट मतलब आपका जो नॉर्मल स्टेट है, जैसे अगर आपको कह दिया जाए आप नॉर्मल खड़े हो जाइए, आप नॉर्मली ऐसे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको कह दिया जाए एक पैर पे खड़े हो जाइए, तो आपका जो एक पैर पे जब खड़े होंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके एनर्जेटिक स्टेट हो जाएगा, और उस पर आप ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे, कुछ टाइम बाद फिर क्या होंगे, आप दोनों पैर पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब जो आपका नॉर्मल स्टेट होता है वही आपकी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है, जिसमें आप अपने आप क्या करें, एक बेटर फील करते हैं। जिसमें आप बेटर फील करते हैं वही आपकी क्या होती है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि कोई भी बॉन्ड केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है, तो कभी भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी नाइदर इंक्रीज और नाइदर डिक्रीज, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज और नन। अब हमने आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी एनर्जी थोड़ी दूसरी के पास ट्रांसफर कर दे, और जब एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो उसकी एनर्जी घटेगी और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड तभी बनाता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, और अपनी एनर्जी स्टेट को क्या कर दे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में चला जाए।